आप जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने अभी योगी राज जो जिस तरीके से बीजेपी तो इसको लेकर दम भरती है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है, माफियाओं पर जो बुलडोजर चलाया जाता है, जिस तरीके से उन पर एक्शन लिया जाता है या एनकाउंटर किया जाता है, और आपने अभी उस पर सवाल खड़ा किया है, तो आपकी नजर में यानी कि बुलडोजर चलाना, माफियाओं पर और गुंडों पर कार्रवाई करना, उनका एनकाउंटर करना आपकी नजर में गलत है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हथकड़ी में कैद लोगों को लाइव मर्डर कराना गलत है। जेल में बंद कैदी को जहर देकर मार देना गलत है। बुलडोजर ले जाके एक ब्राह्मण बेटी और माँ को जला देना, उसके घर में जिंदा जला देना गलत है। किसी ब्राह्मण बेटे को पकड़ कर लाना और उसकी गाड़ी पलटा देना ये गलत है। किन्हीं राजपूत क्षत्रियों का अपमान करना गलत है। मणिपुर में द्रौपदी की तरह मेरी बहनों को नंगा घुमाना गलत है। सहारनपुर में और देखिए इस तरह के अपमान, भाई साहब बोल लेने दीजिए तिवारी जी, तिवारी जी बोल लेने दीजिए, मर्यादा में रहिए, एक एक करके बोलिए, मर्यादा में रहिए तिवारी जी, एक तिवारी जी बेचैन मत होइए, मौका नहीं मिलेगा, बेचैन मत होइए, सुनिए, मर्यादा में रहिए, बेचैन मत आप होइए। बोल लीजिए, संदीप जी आप बोल लीजिए, मैं चाहूंगा जी मैं यही कह रहा हूँ, रुक जाइए जी, कि ये झोलेबाज के झोले से जो पूरा देश और हिंदुस्तान बिक गया है वो देख रहा है जनता। ये चंदा निचोड़ जो पार्टी है, किससे किससे चंदा निचोड़ने के लिए एंजॉय डिक्टेटरशिप ईडी के सहारे इन्होंने क्या क्या किया। छापा मारा, चंदा पाया, छापा मारा, काम दिया। चंदा और धंधे के खेल में जो गंदा हो गए मोदी का चेहरा, इस मोदी के चेहरे की बदलाई का चुनाव है। मैं लिखित आज आपके चैनल पे, भरे चैनल पे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के आगे 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है। मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले, ये लिख लीजिएगा। और 200 की लकीर खींच रहा हूँ, 200 पार नहीं होंगे या 420 ही, ये भी लिख कर रख लीजिएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं आने वाली है और 200 सीट भी नहीं आएगी, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 150 सीट भी नहीं आने वाली और आप कह रहे हैं 200 सीट। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। चलिए मैं चाहूंगा मनीष जी आप इसका काउंटर करिए, जिस तरीके से उन्होंने आपके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, सरकार पे सवाल खड़े किए, क्या जवाब देंगे इस पे? बोलिए। देखिए, कांग्रेस की जो नीति है शुरू से बहुत ही क्लियर है कि ये जुमलेबाज लोग हैं और ये झूठ का सहारा लेते हैं, ये आतंकवाद को पनाह देते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि ये यासीन मलिक को इफ्तार पार्टी में बुलाते थे। यासीन मलिक इफ्तार पार्टी में आते हैं। यहाँ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के घर हमारे सपा के जो है अखिलेश यादव घर जाते हैं। तो इन्हें दर्द नहीं होगा तो किसे होगा? ये इनके घरों में हथियार पाए जाते हैं, ये गुंडा राज की बात करते हैं, ये पनाह देने की बात करते हैं, ये दहशत की बात करते हैं। बुलडोजर आ रहा है, अरे बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। बुलडोजर राज का होना बहुत जरूरी है और ये कबूलेंगे इस बात को भी कि बुलडोजर राज की वजह से आज के डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी शांति हुई है उसी का परिणाम है कि आज के वोट के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने ईडी के ऊपर सवाल उठाया। मैं कहता हूं कि ईडी के ऊपर इनको सवाल उठाना लाजमी है। क्यों नहीं उठाएंगे? 9 सालों में इन्होंने 9 स्कैम इतने बड़े बड़े किए हुए हैं। कोल स्कैम कांग्रेस ने कराया, 2G स्कैम कांग्रेस ने कराया, चोपर स्कैम कांग्रेस ने कराया, ट्रक स्कैम कांग्रेस ने कराया, CWG स्कैम कांग्रेस ने कराया, आदर्श स्कैम कांग्रेस ने कराया, IPL स्कैम कांग्रेस ने कराया, सत्या स्कैम कांग्रेस ने कराया, कैश फॉर वोट स्कैम कांग्रेस ने कराया। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को और हमारे महोदय कहते हैं कि जीतेगी तो कांग्रेस। अरे इतने स्कैम करके बैठोगे तो घर से खींच लिए जाओगे। आप सरकार में रह के सरकारी तंत्र को, सरकारी चीजों को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे थे। अब बिल्कुल वो समय नहीं है। ये देश बदल चुका है। अब ये जनता का आवाज उठ चुका है। आप कुछ भी रहो, अगर आपने गलत किया है तो आपके कर्म प्रदान है, आपको जेल भेजा जाएगा और आपको जेल जाने से तकलीफ है तो आप सुधर जाओ, आप समाज सेवा का काम करना करो। कांग्रेस ये चुनाव कांग्रेस बचाने के लिए लड़ रही है। बीजेपी ये चुनाव देश को विकसित करने के लिए लड़ रही है। ये फर्क है आपकी विचारधारा में और हमारी विचारधारा में। मैं इसी के साथ में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि फिर एक बार जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखते हुए अब की बार मोदी सरकार 400 पार आ रही है। जहां आपके शीर्ष नेतृत्व तो 150 बोलती है, वहीं आप 200 बोलते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये क्लियर है कि आप शाम तक जाते किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से भी मना कर दोगे कि जी अब हमें नहीं आना है।
ठीक है, आपकी आदत है ये, आप ठीक इसे है। स्वीकार करें। अगर आपने घोटालों की पोल बांधी हुई है तो आप जो है कि उसके लिए परिणाम के लिए भी सुकृत रहिए। दंगाओं को कंट्रोल किया गया है। आपने बोला कि विकास के नाम पे विकास क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 के पहले 5 शहरों में भाषण मेट्रो सुनने के लिए बैठे हैं क्या? ठीक है, ठीक आपने है, बोला है, रुक मुझे जाइए, बोलने दीजिए। आपने बोला हमें थोड़ा बोलने जल्दी दीजिए। ये शॉर्ट में बोलिए, भाषण जल्दी सुनने से। के लिए बैठे हैं क्या? ये खामखा की 2014 के पहले आपने 2 ये सवाल खड़ा डिबेट चल किए। रहा है, मोदी का आपने ठीक भाषण है, चल रहा है। रुक घोटालों जाइए, की बात रुक की। जाइए, ये ठीक है, झूठों का ठीक है। लिफाफा अपनी जेब में आप रख लीजिए, महोदय, ये जनता जवाब मर्यादित देगी। रहिए, मर्यादित रहिए, आप भी मर्यादित ये रहिए। झूठ का आपने लिफाफा सवाल प्रश्न खड़ा अपनी, किया है, ये मुझे जुमले जवाब देने बाजों के दीजिए। चेले आपको जुमलेबाजी मौका नहीं दिया करे। जाएगा। 5 मेट्रो ये जुमलेबाजों के हुआ चेले करती थी। 5 जुमलेबाजी नहीं मेट्रो करना शहरों में चाहती है। 2014 के पहले आज के डेट समय ना खराब करे, हमारा भी और अपना भी। 20 मेट्रो ठीक है, 20 रुक मैं जाइए, आपका ठीक है, भाषण ठीक है। सुनने नहीं बना। आपको पता है जिसमें रुक उत्तर जाइए, प्रदेश रुक के जाइए, शहरों ठीक में है। कृपया एक भाषण नोएडा, बंद ग्रेटर करें, नोएडा, भाषणबाजी नहीं, तब तक बात चलिए, करें। हम जैसे निरंजन शहरों जी में के पास मेट्रो चलते बनी हुई हैं। है, मैं चाहूंगा आतंकवाद पे कंट्रोल निरंजन किया सर गया के है। पास चले। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सर, जिस तरीके से आपने दोनों लोगों को सुना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, और जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस बार 200 के पार नहीं पहुंचेगी, वहीं बीजेपी का नारा है कि 400 के पार। आप बहुत नजदीकी से पूरा चुनाव आपने देखा, किस तरीके से प्रचार हो रहा है, क्या अभी स्थिति है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार जो वोटिंग हो रही है, किस तरफ आपको रुझान नजर आ रहा है अभी? देखिए हिमांशु जी, वोटिंग की बात है तो मेरा यह मानना है कि वोटिंग अब ये लगभग समझ लीजिए 5 बजे तक जिस तरीके से आंकड़ा आएगा उससे ये पता चलेगा कि वोटिंग का पैटर्न क्या है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों का आदत होती है सुबह थोड़ा सा विलंब से उठना और विलंब से निकलना, ये कई लोगों की आदत होती है क्योंकि आजकल हमारे समाज के अंदर विशेषकर जो शहरी क्षेत्र हैं उनके अंदर एक एक कल्चर सा बन गया कि लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं और देर से काम पे निकलते हैं। तो उसी का मुझे ऐसा लगता है कि सही जो पिक्चर है वो तो देखिए वो चुनाव संपन्न होने के बाद में पता चलेगा, लेकिन 5 बजे तक इसका लगभग आपको आइडिया मिल जाएगा। रही बात आपने कहा कि हम दोनों को सुन रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से मैं ही नहीं पूरी जनता इस समय दोनों को सुन रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी सुन रही है और कांग्रेस को भी सुन रही है। और हिमांशु जी, इस चीज से भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि आज की तारीख में इस देश के अंदर जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, निश्चित रूप से उनके अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे मैं सहमत हूं। चाहे उसके अंदर महंगाई का मुद्दा हो, चाहे उसके अंदर रोजगार का मुद्दा हो, चाहे उसके अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, या महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन हिमांशु जी, एक चीज हम देखते आ रहे हैं और वो ये है कि परस्पर ये सारे के सारे मुद्दे आज ये 3 महीने के अंदर नहीं उत्पन्न हुए हैं। ये मुद्दे लगातार विपक्ष उठाता रहा है। और अगर मैं बात करूं कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसके अंदर 3 हिंदी पट्टी के राज्य थे, तकरीबन मेरे हिसाब से उन राज्यों के अंदर भी इन्हीं मुद्दों के आधार के ऊपर समझ लीजिए पक्ष और विपक्ष दोनों गया। लेकिन जनता ने इन मुद्दों को, जनता को ये मुद्दे कनेक्ट नहीं किए। और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आया सबके सामने है। 2 सरकारें विपक्ष ने अपनी गंवा दी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था वहां पे पहले से और ज्यादा मजबूत होकर के भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट करी। इसका जो कारण मैं मानता हूं हिमांशु जी, मेरा यह मानना है कि मुद्दे तो हैं, लेकिन इन मुद्दों को कांग्रेस के प्रवक्ता उठाते भी हैं और बड़ी जोरों शोर से और बड़ी तरीके से उठाते हैं, लेकिन जनता को कनेक्ट नहीं कर रहे। जनता नहीं कर रहे कि देखिए 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय आप ये मान के चलिए कि ऐसी चीजें नहीं, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो 2014 के चुनाव में मुद्दा नहीं था। आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी, या कहते हैं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। यानी कि कदाचित इन्हीं मुद्दों के ऊपर कांग्रेस को जनता ने उस समय मेरे हिसाब से नकार दिया था। तो मैं ये मान रहा हूं कि 2004 से लेकर के 2014 तक भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पे हुए, 2014 से लेकर 2024 तक भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पे हो रहे हैं, और विपक्ष लगातार वही मुद्दे उठा रहा है। लेकिन समस्या यह है कि वही विपक्ष की सत्ता 2004 से लेकर 2014 तक थी, और अब विपक्ष यह नहीं बता पा रहा कि जो 2004 से 2014 तक जो महंगाई की मार थी
वो महंगाई की मार 14 से लेकर के 24 तक मोदी शासन में भी या बीजेपी शासन में भी रही। लेकिन जब महंगाई कांग्रेस के शासन में थी, तो अब अगर कांग्रेस को सत्ता दी जाएगी तो अब उसके पास ऐसा कौन सा फार्मूला आ गया कि वो महंगाई कम कर देंगे। पहली बात। ऐसे ही अगर हम नारी सशक्तिकरण की बात करें या नारी उत्पीड़न की बात करें, तो आपने देखा होगा चाहे निर्भया कांड या तमाम जो उस टाइम बड़े कांड हुए थे जो महिला उत्पीड़न के, वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। अब कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि अगर आप हमें दोबारा से या तो ये बताएं कि ये जो चीजें ये जो समस्याएं थी ये उस समय इस वजह से थी और अब हमने इन सारी वजहों का समाधान हमने इस तरीके से ये निकाल लिया। तो जनता शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन मुद्दों को उठा तो रही है जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही थी, लेकिन उनका समाधान नहीं दे रही और जनता को इसीलिए कनेक्ट नहीं कर रहा। और इसीलिए जब हम समाज के अंदर जाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो जनता ये कहती है यार इन चीजों के ऊपर तो सारे एक जैसे से ही हैं। सन 1972 से महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के ऊपर सन 1972 से चुनाव होते आ रहे हैं। आज तक तो गरीबी खत्म हुई नहीं, आज तक तो रोजगार की प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं, आज तक तो महंगाई की प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, यहां पे अगर हम बात करें 2024 के जो चुनाव है, आज 102 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं और इसके अंदर महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि तमिलनाडु की 29 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, यानी कि बड़ा राज्य आज के पहले चरण का बड़ा राज्य, हाँ सॉरी 39 आज का जो जी आज का जो बड़ा राज्य है वो तमिलनाडु है। उस दूसरे नंबर पे आता है वो राजस्थान की 12 सीटें, उसके बाद में तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें। और आप ये चीज देखिए कि राजस्थान जो है वो भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड स्टेट रहा है। पिछले 2 बार से आप देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी या उसका जो समर्थक साथी रहा है आरएलपी, उनको मिलाकर के 25 की 25 सीटें दोनों बार में भारतीय जनता पार्टी दे रही, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया जा रहा है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि यहाँ पे पहले राजस्थान की चर्चा कर लेना ज्यादा उचित रहेगा।